स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बृहस्पतिवार 19 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिजली बिल से परेशान हो गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब बिजली का बिल जीरो आएगा। दरअसल बात यह है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में किशनगंज जिले में जिला स्तरीय डीएलसी की बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय वेशम में जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अगर आप भी सरकारी दर पर सब्सिडी पाकर के अपना बिजली बिल शून्य करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसको लेकर के आयोजित बैठक में जिला पदाधिकारी ने कहा कि ये योजना न केवल लोगों को महंगे बिजली बिल से राहत देने वाली है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और फिर ग्रीन एनर्जी मिशन को भी मजबूत प्रदान करेगी। उन्होंने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 तथा 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। बैठक में यह भी बताया गया है कि किशनगंज जिले में अब तक कुल 14 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज क्षेत्र में 2 कनेक्शन लगाए जा चुके हैं तथा 2 कनेक्शन प्रक्रिया में जिले के 4 लाभुकों का बिजली बिल शून्य आ चुका है, जो इस योजना की बड़ी सफलता को दर्शाता है। दोस्तों बिहार में मरीज की जान से खिलवाड़ करने का एक मामला सामने आया है। यहाँ पर हर्निया का पेशेंट ऑपरेशन करने के लिए गया था, लेकिन इसका ऑपरेशन करके हाइड्रोसिल ही निकाल दिया। ये गंभीर मामला बिहार से सामने आया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब 2 दिन पहले सीतामढ़ी में एक महिला मरीज के हाथ में फ्रैक्चर होने पर उसके पैर में प्लास्टर चला दिया गया था। बताइए, फ्रैक्चर हुआ हाथ में और प्लास्टर कर दिया पैर में, ये कैसा इलाज है भाई। वहीं पर इस घटना के बाद एक बार फिर से जहानाबाद में गलत इलाज के कारण मरीज की जान चली गई। जब बताया जाता है कि मामला ओगड़ी थाना क्षेत्र के प्राइवेट क्लिनिक से जुड़ा हुआ है, जहां पर हर्निया का ऑपरेशन कराने आए मरीज का हाइड्रोसिल निकाल दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। मृतक की पहचान ओगड़ी थाना क्षेत्र के देवरा मठ निवासी जगदीश ठाकुर के रूप में हुई है। परिवार के लोगों ने बताया है कि ऑपरेशन के लिए गाँव के भूटानी यादव बिना परिवार वालों को कोई जानकारी दिए पिताजी को बहला फुसला करके ओगड़ी संचालन दीप ज्योति क्लिनिक ले चलकर चले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने हर्निया के ऑपरेशन की जगह जानकारी देने के अभाव में दोनों हाइड्रोसिल ही निकाल दिया। दोस्तों शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। रिश्वत लेते हुए बीईओ रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में भ्रष्टाचार किस कदर चरम सीमा पर है। आपको बता दें कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सहरसा के विक्रमगंज प्रखंड के शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ सुधीर कांत शर्मा और फिर लेखा सहायक सुभाष कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार एक शिक्षक से ट्रांसफर वेतन निकासी या फिर अन्य प्रशासनिक काम के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। जहां शिक्षक ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को दी, जिसके बाद पूरी योजना के तहत जाल बिछाया गया। निगरानी विभाग की टीम ने विक्रमगंज बीईओ कार्यालय में छापेमारी की और दोनों अधिकारियों को मौके पर ही रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। बीईओ सुधीरकांत शर्मा 7600 रुपये ले रहे थे। लेखा सहायक सुभाष कुमार के पास 7,000 रुपये बरामद हुए। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को निगरानी विभाग ने हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी है। दोस्तों मौलाना महमूद मदनी ने मुसलमानों से बड़ी अपील की है। आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया। जब मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश में होने वाली जाति आधारित जनगणना न्यायपूर्ण शासन, सही नीति निर्माण और फिर संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करेगी। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना अब केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं रही, बल्कि ये एक सामाजिक और फिर राजनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। इससे मिलने वाले आंकड़े आरक्षण नीति, सामाजिक विकास योजनाओं और फिर कल्याणकारी लाभों के निष्पक्ष वितरण पर सीधा प्रभाव डालेंगे। इस संदर्भ में मौलाना मदनी ने देश के सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे इस जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। हर मुस्लिम परिवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी प्रचलित जाति की पहचान सही तरीके से दर्ज हो। मौलाना मदनी ने जमीयत उलमा हिंद की अस्थायी इकाइयों सभी मुस्लिम
संगठनों, धार्मिक संस्थानों और फिर समुदाय के नेताओं से अनुरोध किया है कि वे आम लोगों का मार्गदर्शन करें और फिर उन्हें इस प्रक्रिया के दीर्घकालिक प्रभाव से अवगत कराएं। नीतीश कुमार नहीं बल्कि मैं सीएम बनूंगी, ये कहना है पुष्पम प्रिया चौधरी की होगा। आपको बता दें कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। नीतीश कुमार जहां पर फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो फिर वहीं पर लालू के लाल तेजस्वी हर रोज दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में राजद का ही सिक्का चलने वाला है। तो वहीं पर पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर प्रचंड गर्मी में घूम घूम करके जनसभाएं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार बिहार में जनसुराज होगा। यही नहीं, बिहार के रण में पीएम मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान ने भी उतरने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच कोई ऐसा है जिन्होंने जीत हार तो छोड़ ही दीजिए, सीधे सीएम की कुर्सी पाने का ही दावा कर दिया है। जी अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ किसकी बात हो रही है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है द प्लुरल्स पार्टी वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की, जिन्होंने पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर डाली है। यही नहीं, पुष्पम प्रिया चौधरी ने यह भी कहा कि उनके जीते जी उनकी पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। आपको बता दूं कि ये वही पुष्पम प्रिया चौधरी है जिन्होंने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में अखबार में विज्ञापन छपवा करके दावा किया था कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। उनके इस दावे ने सियासी गलियारों से लेकर के सोशल मीडिया तक खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब उस वक्त उनके कई बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र में बने थे और सबको लगता था कि इंडो लंदन वाली पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की सियासी दंगल में कुछ बड़ा कमाल करेगी। लेकिन हुआ इसे ठीक उलट। जब 2 सीटों से खुद और फिर सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी। ये एक भी सीट नहीं जीत पाई, उल्टा इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। जब चुनाव के बाद ये सुर्खियों से भी गायब हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये लोगों के बीच अपने बयान के कारण चर्चा में रही है। अब इस बारे में उनके दावे सच साबित होते हैं या फिर कोड़े निकलते हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के इस बला ने अपनी बात से लोगों का ध्यान तो खींच ही लिया है। मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से दरभंगा से ताल्लुक रखने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने साल 2020 में द प्लुरल्स पार्टी बनाई थी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हॉली क्रॉस मिशनरी स्कूल दरभंगा से की है। वहीं पर 12वीं पास करने के बाद ये यूके चली गई। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस डेवलपमेंट स्टडीज में मास्टर्स किया। खास बात यह है कि जिन नीतीश कुमार को ये सत्ता से हटाना चाहती है, उन्हें नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी इनके पिता विनोद चौधरी थे, जो कि पूर्व जेडीयू एमएलसी भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार के सिवान आने वाले हैं, जहां पीएम मोदी पचरुखी प्रखंड के जसोली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारियां कर रही है ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक बार से लोगों को ठगने आ रहे हैं, एक बार फिर से ठगने के लिए आ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार, गरीबी कम करने या फिर प्लान रोकने नहीं आ रहे हैं। वे पढ़ाई, दवाई, कमाई, शिक्षा, सिंचाई के बारे में बात करने नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ फिर से लोगों को ठगने आ रहे हैं। वे लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए आ रहे हैं, लालू यादव और फिर हमको गाली देने के लिए आ रहे हैं। और जब आ रहे हैं तो फिर हमारा सवाल है कि तीनों जमाइयों को माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे मंच से। दोस्तों, आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक पर बीजेपी की सीधी नजर अटकी हुई है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की सियासत में एक बार एक नई चाल की सुगबुगाहट है, जब बीजेपी अब अपने परंपरागत हिंदू वोट बैंक से अलग पसमानंदा मुसलमानों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। यह राज्य की 17.70% मुस्लिम आबादी में करीब 75% पसमानंदा मुसलमान है, जो कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं। बीजेपी की ये पहल महागठबंधन खासकर कि आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती देने वाली मानी जा रही है। बिहार बीजेपी जल्द ही पसमानंदा सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। पार्टी का दावा है कि वे इस वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए कटिबद्ध है। जब बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा है कि पसमानंदा समाज को अब तक सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है, जब कांग्रेस और आरजेडी ने
इनके विकास के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि तुष्टिकरण नहीं, सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा समाज को सशक्त किया जाए। दानिश इकबाल ने यह भी जोड़ा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और फिर आरक्षण लागू होने का लाभ भी इस वर्ग को मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पसमानदा समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बदलाव ला रही है। जब बीजेपी के इस प्रयास पर आरजेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जब पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसे चुनावी स्टंट बताया है और कहा है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, वे सिर्फ चुनाव के समय पसमानदा की बात करते हैं, लेकिन टिकट और प्रतिनिधित्व में मुस्लिमों की भागीदारी शून्य के बराबर है। एजाज अहमद ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि देश में बीजेपी के करीब 1400 से 1500 जनप्रतिनिधि है, लेकिन इनमें से केवल एक राज्यसभा सांसद और एक यूपी विधान परिषद सदस्य ही मुस्लिम है। 240 से अधिक लोकसभा सांसदों वाली बीजेपी ने अब तक एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में पसमानदा समाज बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वे कुपोषित अधिकतर बच्चे हो रहे हैं। जब भारत में शिशु स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर चेतावनी सामने आई है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल यानी कि BMJ ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल उन 4 राज्यों में शामिल है जहां पर जन्म के समय कम वजन वाले और छोटे आकार के शिशुओं के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश में जितने कम वजन वाले शिशु पैदा होते हैं उनमें से 47% सिर्फ इन 4 राज्यों से आते हैं। बिहार की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बताई गई है। जब आपको बता दूं कि BMJ की इस रिपोर्ट में 1993 से 2021 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों को भी आधार बनाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के वर्षों में बिहार में जन्म लेने वाले बच्चों में कम वजन और फिर औसत से छोटे आकार वाले शिशुओं की संख्या काफी अधिक रही है। जिन नवजातों का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है उन्हें कम वजन वाले शिशु की श्रेणी में रखा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 42 लाख बच्चे कम वजन के साथ जन्म लेते हैं, जिनमें लगभग 20 लाख से अधिक यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और फिर पश्चिम बंगाल से आते हैं। इसके पहले राजस्थान भी इस सूची में शामिल था, लेकिन वहां पर पोषण और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार के चलते स्थिति में सुधार आया है। वहीं पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति के पीछे मुख्य कारण गर्भवती महिलाओं में कुपोषण, प्रारंभिक देखभाल की कमी, गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच और फिर शिशु जन्म पूर्व जांचों की अनदेखी है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि जब तक मात्र स्वास्थ्य, पोषण और प्रसव पूर्व देखभाल को मजबूत नहीं किया जाता तब तक इस समस्या में उल्लेखनीय सुधार संभव नहीं है। जब पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जननी सुरक्षा योजना और बाकी कई सारी योजना। दोस्तों, बिहार की धरती पर उगने वाला मखाना अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। बिहार सरकार की योजनाओं, अनुसंधान संस्थानों के सहयोग और किसानों की मेहनत के फलस्वरूप न केवल मखाना की खेती का दायरा दोगुना हुआ है, बल्कि इसकी उत्पादकता और फिर सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अमेरिका तक बिहार का मखाना पहुंचा है। आपको बता दूं कि बिहार की ब्रांडिंग डेयरी कंपनी सुधा के माध्यम से बिहार का मखाना अब अमेरिका के बाजारों में भी पहुंच गया है। ये उपलब्धि बिहार सरकार के कृषि विभाग और फिर कॉम्फेड की संयुक्त कोशिशों का नतीजा है। जैसे साल 2012 में मखाना की खेती लगभग 13,000 हेक्टेयर में होती थी, जो अब बढ़कर के 35,224 हेक्टेयर हो गई है। उत्पादकता में भी बड़ा उछाल देखा गया है, जहाँ 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के अब 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पाद हो रहा है। वहीं पर करीब 25,000 किसान अब मखाना उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन और फिर मखाना विकास योजना जैसी योजनाओं ने इन किसानों को तकनीकी सहायता, बेहतर बीज, यांत्रिक उपकरण और फिर भंडारण के लिए अनुदान जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। आपको बता दूं कि मखाना को लेकर के 16 जिलों तक विस्तार किया गया है बिहार में। जब बिहार के दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया, इन 10 प्रमुख जिलों में मखाना का उत्पादन होता है। जब अब इस खेती को 16 जिलों तक विस्तारित किया गया है। यह देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 85% हिस्सा बिहार से आता है। मखाना बोर्ड का गठन करने जा रही है, जो मखाना के समेकित विकास जैसे क्षेत्र विस्तार, यंत्रीकरण, प्रसंस्करण, मार्केटिंग और फिर निर्यात पर काम करेगा।
दोस्तों बिहार पहला ऐसा देश का राज्य बन गया है जहां पर ई वोटिंग होने जा रही है। अब लोग घर बैठे ही वोटिंग कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं अपने उम्मीदवार को। जी हाँ, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐतिहासिक और फिर तकनीकी रूप से उन्नत कदम उठाते हुए घोषणा की है कि बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां आगामी नगर पालिका आम और फिर उपचुनाव 2025 में ई वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। जब आयोग के अध्यक्ष दीपक प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार करीब 50% मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समावेशी हो सके। उन्होंने बताया है कि बिहार चुनाव आयोग ने तकनीकी नवाचारों के निरंतर उपयोग के माध्यम से देश में चुनावी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और फिर सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर तय किए गए हैं। आयोग पहले ही बायोमेट्रिक और फिर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ईवीएम, ब्रिजगृह में डिजिटल लॉक, OCR आधारित मतगणना और फिर पूरी चुनावी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण जैसे नवाचारों को अपना चुका है। अब आयोग एक कदम आगे बढ़कर के ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने जा रही है। दोस्तों डीएम को एक और बड़ा अधिकार मिल गया है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन से संबंधित अड़चनों को दूर करने और फिर निबंधन प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। अब जिला पदाधिकारी को खेसरा जमीन की रोक सूची से हटाने अथवा उसमें जोड़ने का अधिकार सौंपा गया है। साथ ही अब इसकी मासिक समीक्षा भी अनिवार्य कर दी गई है। यह आदेश मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव द्वारा एक पत्र के माध्यम से जारी किया गया है। सचिव ने बताया है कि हाल ही में निबंधन पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षात्मक बैठक में ये जानकारी सामने आई है कि रोक सूची से नाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उचित निर्णय नहीं होने के कारण प्रक्रिया लंबित है। इससे न केवल आम लोगों को कठिनाई हो रही है बल्कि राजस्व संग्रह पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि दस्तावेजों का निबंधन ही राज्य सरकार के लिए एक प्रमुख राजस्व स्रोत है। अब तक आवेदन आने के बाद कई मामलों में निर्णय नहीं हो पाते थे, जिससे आवेदक न्यायालय का रुख करने को मजबूर हो जाते थे। इसके समाधान के लिए विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जमीन की रोक सूची में दर्ज किसी भी खेसरा या फिर नाम को हटाने या फिर जोड़ने का अधिकार अब संबंधित जिले के डीएम के पास होगा। ये प्रक्रिया अब नियमित रूप से की जाएगी और फिर हर महीने समीक्षा की जाएगी। दोस्तों बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बिहार में आयोग गठन में आरएसएस कोटा की बात कहकर के विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अशोक चौधरी ने खुद स्वीकार किया है कि बिहार में आरएसएस का कोटा चल रहा है। खुद स्वीकार किया है कि उनके दामाद सायन कुणाल आरएसएस कोटे से नवगठित आयोग में शामिल किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के करीबी नेता ही उनके बेटे निशांत कुमार को पार्टी में आने से रोक रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी का नाम लिए बगैर कहा कि जेडीयू कोटे के मंत्री ने प्रमाणित किया है कि बिहार में आरएसएस का कोटा चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि बिहार में आरएसएस का और कहां-कहां कोटा है। जब एक मंत्री कह रहे हैं कि उनका दामाद को आरएसएस कोटा से आयोग में जगह मिली है तो इसमें कुछ कहने के लिए बचा कहां है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि ये जो भुंजा पार्टी वाले लोग हैं ना, इन लोगों को ईश्वरीय वरदान मिल गया है कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है या संजय झा ने अपनी दोनों बेटियों को सेट कर लिया है, अशोक चौधरी ने अपने बच्चों के लिए फिक्स कर दिया है, दीपक जी अपने पत्नी को फिक्स कर दिया है। जब निशांत कुमार पार्टी में आना चाहते हैं तो फिर यही भुंजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस कर रहे हैं। साजिश के तहत निशांत को राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, इसलिए उनका ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि ये भुंजा पार्टी वाले लोग जमाई को, रिश्तेदारों को, सबको सेट कर दिया है। अमित शाह और भुंजा पार्टी वाले लोगों की इच्छा है कि षड्यंत्र के तहत निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने दिया जाए, क्योंकि ये लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें ईश्वरीय वरदान मिल गया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। दोस्तों बिहार में इंटर की 3 छात्राएं रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 लड़कियां रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। जब तीनों बीबी कॉलेजिएट में इंटर की छात्रा है, तीनों सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने अपने घरों से निकली थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। जब तीनों की उम्र 18 से 20 साल के बीच है। जब परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की है लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला तो फिर थाना जाकर के शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दूं कि लापता छात्रों के परिजनों ने नगर थाना जाकर के पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। जब पारू थाना क्षेत्र के मनोहर छपरा गाँव का ही छात्रा है। जब गायब छात्रों का घर एक दूसरे
के आसपास ही है। परिजनों ने बताया है कि तीनों सोमवार की सुबह अपने घर से बेबी कॉलेजिएट जाने के लिए निकली थी। शाम तक तीनों घर जब वापस नहीं लौटी तो फिर खोजबीन शुरू की गई, लेकिन अब तक इन तीनों का कोई भी अता पता नहीं चला है। गाय को काटने वाले नहीं बल्कि गाय को पालने वाले मुस्लिम चाहिए, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना खुद एक मुस्लिम नेता का है, मुस्लिम बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का। दरअसल बात यह है कि एक चैनल में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अब गाय काटने का दम किसी में नहीं है। यह एक न्यूज़ चैनल में एंकर ने शाहनवाज हुसैन से कहा कि जब मोदी जी हिंदू संस्कृति से जुड़े रहते हैं, राम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या ये संदेश अल्पसंख्यकों के लिए कोई चिंता का विषय है? इस पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जो अच्छा हिंदू होगा, सच्चा हिंदू होगा, वही सबके लिए बेहतर होगा। मोदी जी अगर आज देश के प्रधानमंत्री हैं तो फिर उन्हें अपने हिंदू होने पर शर्म नहीं, गर्व है। वो पूजा करते हैं, वो राम मंदिर जाते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, क्योंकि बहुमत नहीं था। हमने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि हम लोकतंत्र की मर्यादा मानते हैं। हिंदू बहुल राज्य में हिंदू समाज को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से कहता हूं, सोचिए अगर भारत में 100 करोड़ यहूदी या फिर ईसाई होते तो क्या होता। हिंदू समाज की सहनशीलता और फिर सनातन संस्कृति को समझना जरूरी है। वहीं पर शाहनवाज हुसैन ने बताया है कि जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तब समाज से विरोध झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब हम बीजेपी में आए तो फिर लोग ताना मारते थे, ये मास्टर साहब का लड़का बिगड़ गया, बीजेपी में चला गया। लेकिन आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं, जो कभी आलोचक थे, अब चिट दीजिएगा तो फिर भाग करके आएंगे। दोस्तों, गर्मी से बेहाल बिहार में बिजली संकट अब केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रह गया है, इसका प्रभाव अब मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी दिखने लगा है। जब बिहार के मंत्री जी बिहार सरकार की खूब तारीफ कर रहे थे, बिजली, रोड, नाला, सड़क, पुल पुलिया की तारीफ कर रहे थे कि बिहार में बहुत काम हुआ है, जब बिजली की बात कर रहे थे तभी उस वक्त लाइट चली गई और वो जो विकास का काम बता रहे थे वो सब धरी की धरी रह गई। जब दरअसल बात है कि मंत्री, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार का भाषण उस वक्त चल रहा था जब अचानक बिजली चली गई। इसके बावजूद भी इस मंत्री प्रेम कुमार ने बिना रुके अंधेरे में ही अपना भाषण जारी रखा। इस दृश्य ने यह दिखाया है कि बिजली व्यवस्था की बदहाली अब जनप्रतिनिधियों को भी प्रभावित कर रही है। कार्यक्रम के दौरान एक और दृश्य ने लोगों का ध्यान खींचा, जहां पर मंच से सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार बिहार के विकास की बातें कर रहे थे, वहीं मंच पर बैठे कुछ अधिकारी मोबाइल फोन में व्यस्त नजर आए। जब मंचासीन अधिकारियों के इस रवैये को देख करके वहां मौजूद लोगों ने तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। लोगों का कहना था कि जब अधिकारी इस तरीके की लापरवाही सार्वजनिक मंच पर दिखाते हैं तो फिर ये सहकारिता विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, बिहार में अभी ऑफर का दौर चल रहा है और ये ऑफर है विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का। हालांकि राजनीति में ये पहल कोई पहली बार नहीं कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में ये खेल फिर दिखने लगा है। हो ये रहा है कि दलों के नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपने अपने क्षेत्र से न केवल चुनाव लड़ने बल्कि जीत की गारंटी भी दे रहे हैं। ये कौन है और किसे चुनाव लड़ने और फिर जीतने की गारंटी दे रहे हैं, आइए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा बहुत तेज हुई है। खबर तो ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी निशांत कुमार बनेंगे, पर ये चर्चा जितनी जोर से चली है धीरे धीरे शांत भी हो गई। पर निशांत कुमार एक बार फिर से चर्चा में आए हैं तो उनकी वजह ही है नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार। हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है, पर नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए आमंत्रण दिया है। उन्होंने निशांत कुमार के लिए चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा सीट तक चयन कर लिया है। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने निशांत कुमार को नालंदा के इस्लामपुर से चुनाव लड़ने का आमंत्रण दे डाला है। इसके साथ ही ये भी कह डाला है कि निशांत चुनाव लड़ना तय कर ले तो उन्हें जिताना हमारा काम है। वहीं पर चिराग पासवान को भी ऑफर मिल चुका है। यह चुनाव लड़ने का ऑफर केवल निशांत कुमार को ही नहीं बल्कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी मिला है। चिराग पासवान को दानापुर से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। जमुई से सांसद एवं पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कार्यकर्ताओं की इच्छा की जानकारी देते हुए कहा कि चिराग पासवान किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ताकि ये संदेश जाए कि वे सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेतृत्व को तैयार करें।
बिहार सरकार ने शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बिहार के सभी पंचायतों में एक माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक स्कूल बनाने का निर्णय लिया है और लगभग अधिकांश पंचायत में एक माध्यमिक स्कूल बनाया गया है। इसके साथ ही 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नई बहाली भी शुरू हो चुकी है और सभी स्कूलों में भरपूर शिक्षक हो चुके हैं। लेकिन स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ लेखा जोखा और फिर अन्य काम मास्टर साहब ही करते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में किसी काम के लिए कार्यालय का चक्कर शिक्षकों को ना लगाना पड़े और वे सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम करें। इसके लिए राज्य के शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब सरकारी स्कूलों में गैर पढ़ाई का काम मास्टर साहब नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए क्लर्क की अलग से बहाली होगी। इसकी नियुक्ति के लिए मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया है कि राज्य के माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्कूलों में लिपिक के पद पर जल्द नियुक्ति होगी। इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान किया है। इस नियुक्ति में सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई के साथ होगी। दोस्तों, मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जो आपको बता दूं कि पिछले दिनों लोकप्रिय यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ने की घोषणा की थी। अब ऐसी खबरें आ रही है कि वे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि वे चनपटिया विधानसभा सीट से पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। वहीं पर फिल्म स्टार पवन सिंह और फिर यूट्यूबर से राजनीतिक टिप्पणीकार बने मनीष कश्यप के बीच लखनऊ में हुई हाई प्रोफाइल मुलाकात ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है, जिससे गठबंधन या फिर नए राजनीतिक मोर्चों को लेकर के अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में हुई इस मुलाकात की चर्चा न केवल मनोरंजन जगत में बल्कि बिहार की राजनीति के गलियारों में भी खूब हो रही है। इस मुलाकात को लेकर के चर्चा का विषय सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बल्कि जिस संदर्भ में ये मुलाकात हुई है, जब पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों ही हाल ही में विवादों के केंद्र में रहे और फिलहाल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। मुलाकात की एक तस्वीर वायरल हो गई है, जिसमें पवन सिंह की मां प्रतीकात्मक रूप से आशीर्वाद देने के लिए दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए नजर आ रही है। इससे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने 2020 का लोकसभा चुनाव काराकाट से सीट से लड़ा था। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने उस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को आधिकारिक रूप से समर्थन दिया था। अभी तक आपने घरेलू सामान, खाद्य पदार्थों और शराब की होम डिलीवरी सुनी होगी, लेकिन अब होम डिलीवरी का नया मामला सामने आया है, जो रिहायशी इलाकों में लड़कियों की डिलीवरी का है। जहां दरअसल बात है, खबर बिहार के कटिहार का है। कटिहार सदर अस्पताल के प्रांगण में 2 महिलाओं को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ है। ये उद्भेदन खुद दोनों महिलाओं ने किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जब कटिहार सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 महिलाओं को देह व्यापार के आरोप में रंगे हाथ सिक्योरिटी इंचार्ज ने पकड़ा। सिक्योरिटी इंचार्ज नवीन कुमार की तत्परता से इस रैकेट का खुलासा हुआ है। दोनों महिलाएं शहर के विभिन्न रिहायशी इलाकों में हुस्न की होम डिलीवरी करती थी। जब बताया जा रहा है कि अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों को इन महिलाओं की गतिविधियों पर पहले से शक हुआ। जब ये महिलाएं संदिग्ध हालात में अस्पताल पहुंची तो फिर महिला गार्ड की मदद से उन्हें रोका गया और पूछताछ की गई। पूछताछ में महिलाओं ने खुद स्वीकार किया है कि वे पिछले कुछ महीनों से शहर के अलग अलग इलाकों में घूम घूम करके देह व्यापार कर रही थी। दोनों महिलाओं ने बताया है कि वे सदर अस्पताल में आराम करने के लिए आती थी। सदर अस्पताल में एक और लड़की है जो उसके साथ धंधा करती है। जिसकी उम्र कम है उसको 500 रुपये और फिर जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको 300 रुपये मिलता है। जिसकी उम्र ज़्यादा है वही कम उम्र की लड़कियों को धंधे में लगाती है। उसे मिले 500 रुपये में से 200 रुपये खुद लेती थी। दोनों महिलाओं ने बताया है कि उन्हें प्रति ग्राहक 300 से 500 रुपये मिलते हैं और एक रात में वे करीब 1,500 से 2,000 रुपये तक कमा लेती है। गिरफ्तार महिलाएं कटिहार जिले के सालमारी और फिर बारसोई इलाके की रहने वाली है। फिलहाल दोनों महिलाओं को नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और अच्छी तरीके से खातिर पानी हो रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर के बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इस मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों दलों के भीतर खास करके दलित और पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं में असंतोष और फिर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इस बात की बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि बाबा साहेब के अपमान को लेकर के आईएनसी बिहार में अंदरूनी हलचल चल रही है। चर्चा है कि इस मामले पर दोनों दलों की दलित कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाबा साहेब के अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू यादव
जी या फिर तेजस्वी जी को सार्वजनिक खेद प्रकट करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लालू परिवार का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। खैर जो भी हो, ये आरजेडी का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस ढंग से लालू परिवार से माफ़ी की मांग चौतरफा हो रही है, उनकी पार्टी के दलित पिछड़ा कार्यकर्ताओं का आक्रोश स्वाभाविक है। मगर परिवार पार्टी में तो परिवार ही चलेगी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस दोनों दलों के दलित कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को सामने आकर के सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करना चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सुई थला गांव के क्षेत्र में एक ऐसी कहानी सामने आई जहां पर त्याग और सामाजिक रीतियों को नए सिरे से परिभाषित करती है। दरअसल यहां पर जंगीपुर गांव के अरविंद बिंद ने अपने प्यार और समर्पण की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है बल्कि उनकी प्रशंसा भी बटोरी है। आपको बता दें कि अरविंद ने अपनी पत्नी रीता की खुशी के लिए अपने दिल के टुकड़े को अपने प्रेमी के साथ ब्याह दिया। ये अनोखी शादी सराय मोहिद्दीनपुर के दुर्गा मंदिर में हुई है, जहाँ पर अरविंद ने नम आंखों के साथ अपनी पत्नी को विदा किया। ये कहानी न केवल भावनात्मक है बल्कि ये भी दर्शाता है कि सच्चा प्यार स्वार्थ से परे होता है। दरअसल बात यह है कि अरविंद बिंद और रीता की शादी साल 2023 में बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद कुछ समय तक ससुराल में रही। इसके बाद अरविंद अपनी पत्नी को लेकर के नोएडा चले गए, जहाँ उनकी जिंदगी में नया मोड़ आया। नोएडा में अरविंद ने देखा कि रीता अक्सर किसी लड़के से फोन पर बात करती थी। जब उन्होंने पूछताछ की तो फिर रीता ने इसे रिश्तेदारों से बातचीत बता करके टाल दिया, लेकिन अरविंद के मन में शक का बीज बो गया। जब कुछ समय बाद रीता की तबीयत बिगड़ी और उन्होंने मायके जाने की जिद की। अरविंद ने उन्हें मायके भेज दिया, लेकिन वहां से रीता का फोन अचानक बंद हो गया। ससुराल वालों से बात करने पर पता चला है कि रीता अपनी बहन के पास गई थी। काफी कोशिश के बाद अरविंद ने रीता से संपर्क किया और उन्हें समझा बुझा करके वापस नोएडा ले आए, लेकिन इस बार रीता ने साफ कर दिया है कि वे किसी और से प्यार करती है और उनके साथ ही रहना चाहती है। रीता की जिद और धमकियों के आगे अरविंद का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने एक अनोखा फैसला लिया। रीता की जिद और फिर उनकी प्रेमी के साथ रहने की इच्छा को देखते हुए अरविंद ने एक ऐसा कदम उठाया जो समाज में शायद ही कोई उठाने की हिम्मत करता हो। उन्होंने नोएडा से रीता को लेकर के जौनपुर लौटे और फिर एक मंदिर में रीता की शादी उनके प्रेमी के साथ करवा दी। ये शादी दोनों पक्षों की सहमति से हुई है। अरविंद ने नम आंखों के साथ अपनी पत्नी को विदा किया, लेकिन उनके इस त्याग ने लोगों का दिल जीत लिया। दोस्तों, बिहार में उद्योग के बेहतर दिन लाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बांका जिले को नई सौगात मिली है। बांका जिला के कटोरिया में सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी। यहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी। कंपनी ने राज्य के उद्योग विभाग को सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना के संबंध में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का पत्र सौंपा है। अल्ट्राटेक सीमेंट की फैक्ट्री बांका के कोटरिया अंचल में नव विकसित कर झोंसा औद्योगिक क्षेत्र में लगेगी। फैक्ट्री लगाने की सहमति बन गई है। इसे लेकर के कंपनी के प्रतिनिधियों ने उद्योग मंत्री से मुलाकात भी की है। दोस्तों, बिहार में आखिरकार इंतजार खत्म हो गई है और 17 जून 2025 को दक्षिण पश्चिमी मानसून ने बिहार में आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी मानसून ने पूर्वी जिलों से एंट्री ली है। मानसून के प्रवेश के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है, जहाँ इनमें से 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पर बचे हुए 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दूं कि अभी मानसून का प्रभाव पूरे बिहार में नहीं आया है। बताया जाता है कि 26 जून तक मानसून के प्रभाव में पूरा बिहार आ जाएगा। राज्य के किशनगंज यानी कि बिहार के किशनगंज, कटिहार, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा, भोजपुर, बांका, भागलपुर, सीवान, बक्सर, मुंगेर और लखीसराय में मानसून की पहली बारिश दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 26 जून तक पूरा बिहार मानसून के प्रभाव में आ जाएगा और इस बार मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है। आज अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं पर 20 से 21 जून को मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, जमुई, मधुबनी, दरभंगा। 22 से 24 जून को पटना, नालंदा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, जहानाबाद। 24 से 25 जून को सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर में बारिश होने की संभावना जताई गई है।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अपमान को लेकर के आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उठे विवाद के बीच सीएम नीतीश कुमार के लाडले और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने उनका खुल करके बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव को इस मामले में बेवजह घसीटा जा रहा है क्योंकि वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कभी नहीं कर सकते। गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू यादव ने पिछड़ों को जगाने का काम किया है। उन्होंने कहा हमेशा समाज के दबे कुचले वर्गों को आवाज़ दी है। वह महादलितों और फिर हरिजनों के बीच जाकर के बाल भी कटवाते थे। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता हो वह अंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकता। गोपाल मंडल ने वायरल वीडियो को लेकर भी सफाई दी है जिसमें लालू प्रसाद यादव के पैरों के पास अंबेडकर की तस्वीर रखी गई थी। उन्होंने कहा है कि लालू यादव की उम्र हो चुकी है और उनकी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। जब वे पैर पर पैर रख कर के बैठे थे जैसे आम लोग बैठते हैं, ये जानबूझकर के किया गया अपमान नहीं था। उन्होंने कहा कि अब लालू यादव जाने वाले हैं लेकिन मोह माया नहीं छोड़े हैं। हालांकि मंडल ने लालू प्रसाद यादव के पुराने शासनकाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय यादव जाति के लोगों का पिछड़ों और फिर अति पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ गया था जिसके कारण जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब लोग यादव के नेतृत्व से दूरी बना रहे हैं और मुसलमानों को भी लालू यादव से कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। गोपाल मंडल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि लालू यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना छोड़ देना चाहिए। अब बिहार में बिजली कटने की समस्या खत्म हो जाएगी। जी हां, अब आपके घरों में बिजली नहीं कटेगी। जैसे कि आपको पता है कि थोड़ी सी बारिश होने से या फिर हवा चलने से बिजली कट जाती है और लोग भारी परेशानी उठाते हैं। जब बिजली कट जाने की वजह से लोगों के घरों में अंधेरा छा जाता है। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब बिजली कट नहीं होगी या पावर कट नहीं होगी। बिहार में ऐसा सिस्टम लगाया जा रहा है। दरअसल बात यह है कि बिहार के सभी पावर ग्रिड में बड़े बड़े इन्वर्टर बैटरी लगाए जाएंगे जहां पर पावर कट की समस्या अब नहीं होगी। अब गांव में पावर कट नहीं किया जाएगा। बिहार के 15 शहरों में बिजली घरों में पावरफुल बैटरी लगेंगे। सबसे शुरुआत 15 शहरों से की जाएगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे बिहार में किया जाएगा। उनमें से किशनगंज भी शामिल है जहाँ किशनगंज के पावर हाउस में यानी कि पावर ग्रिड में इन्वर्टर बैटरी लगाया जाएगा। या पावर कट की हालात में घर के इन्वर्टर की तरह बिहार के 15 बिजली घरों में 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बरकरार रखने वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली लगाई जाएगी। 125 मेगावाट क्षमता की ये बैटरी सिस्टम 15 शहरों के सब ग्रिड स्टेशन में लगाए जाएंगे। पावर प्लांट या ग्रिड से बिजली की आपूर्ति बाधित होने की सूरत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास इन शहरों में कुछ समय तक लोगों को बिजली सप्लाई बरकरार रखने की क्षमता हासिल हो पाएगी। 125 मेगावाट के हिसाब से 4 घंटे में लगभग 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने बिहार में 500 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। राज्य योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के अंतर्गत ये परियोजना संचालित होगी। केंद्र ने प्रति मेगावाट घंटा 27 लाख रुपए अथवा कुल लागत पूंजी का 30% के हिसाब से ये कुल 125 करोड़ की बीजीएफ राशि का परियोजना के लिए स्वीकृत किया है। यह कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार परियोजना के अंतर्गत 125 मेगावाट की बैटरियां स्थापित की जाएगी जिनकी 4 घंटे की भंडारण क्षमता होगी। इससे कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 500 मेगावाट आवर सुनिश्चित होगी। परियोजना को बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की ओर से पूरा किया जाएगा। प्रत्येक सब ग्रिड स्टेशन में 5 से 20 मेगावाट क्षमता तक की बैटरी स्थापित की जाएगी। कंपनी ने उन 15 ग्रिड सब स्टेशनों का चयन भी कर लिया है जहां ये सिस्टम लगेंगे। ये मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, भागलपुर, सीतामढ़ी, फतुहा, मुशहरी, उदा, किशनगंज, जमुई, अस्थवा, जहानाबाद, रफीगंज, शिवहर, सिवान, किशनगंज और बांका इसमें शामिल है। जहां अब तक 6 ग्रिड सब स्टेशनों के लिए निविदाकर्ता का चयन किया जा चुका है। बचे हुए जगहों के लिए भी प्रक्रिया जारी है। देश की अग्रणी कंपनी को टेंडर में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं पर कंपनी का मानना है कि इस परियोजना से न केवल 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी बल्कि पीक आवर के दौरान मांग और आपूर्ति में अंतर पैदा होने पर संतुलन बनाने में भी सहायता मिलेगी।